भाई एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे हमने सेक्स को बहुत डिस्कस करा, आफ्टर अ बेबी भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कपल्स के बीच में, या और सेक्स के अलावा क्या चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूटते हैं, या वो बस हमारे माइंड में होता है, क्या सीन चल मैं रहा है? आपको बताऊं कि अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा पिछले 7-8 सालों का अनुभव इस फील्ड का, तो मैं कहूँगा कि एक शादी के अंदर प्यार और सेक्स ये 30% ही है, बस 70% तो कुछ और चीज़ें हैं। क्या क्या? अगर लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ प्यार होने से उनकी ज़िंदगी चल जाएगी या उनके बीच में इंटीमेसी अच्छी होगी और वो ज़िंदगी भर एक दूसरे के अच्छे कंपेनियन बन पाएंगे और सब चल जाएगा, नहीं नहीं, अंधेरे में जी रहे हैं। और इस वजह से आपने ऐसे लोगों को भी डिवोर्स करते देख लिया होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक दूसरे के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को आप कितना स्पेस देते हो, अपनी इंडिविजुअलिटी को आप कितना मेंटेन कर पा रहे हो, आप खुद को कितना इवॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत होता है। देखिए, जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो सिर्फ प्यार की वजह से नहीं होता है कि किसी और से प्यार हो गया, सिर्फ सेक्स की वजह से नहीं होता है कि कहीं और सेक्स मिल गया। एक होता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, या इसको यूँ कहते हैं कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। कहते हैं कि रिलेशनशिप की नीड एक इंसान को है क्यों, तो 5 साइकोलॉजिकल नीड्स में से एक नीड क्या है, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन। कि एक इंसान लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठता बैठता है, डिस्कशन करता है, अपने परसेप्शन शेयर करता है, उसके परसेप्शन मिलते हैं, ठीक है, तो उसको मज़ा आता है। आप देखिए, आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जिसको दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं है, तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं इससे क्या बात करूँ। ठीक है, और अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके सामने हम वो हैं, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार, है ना। तो वैसा मैरिज में भी होता है कि 2 लोगों ने शादी करी है बट उनका आईक्यू लेवल जो है या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो एक पेज पे नहीं है। ठीक है, बंदे को लग रहा है यार कि मेरी दुनियादारी, मेरा फ्यूचर, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरी चीज़ें, मेरे जितने भी अफेयर्स हैं जो भी बिज़नेस को लेकर और ये सब चल रहे हैं, मेरी वाइफ को सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसको मैं क्या बताऊँ, उसको उतना समझ में नहीं पड़ता है ये सब कुछ है ना। तो इसलिए वो कॉग्निटिव स्टिमुलेशन नहीं हो पाता कि मैं इससे बैठ के बात करूँ, इससे बात करके मुझे कुछ आइडियाज़ मिले, इसके परसेप्शन से मुझे कुछ हेल्प मिले, कुछ हो ही नहीं पाता। तो मन ही नहीं करता है मैं इसको क्या बताऊँ कि क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, ऑफिस में उस बंदी के साथ अफेयर कर लेता है जो उसकी प्रॉब्लम्स को समझती है, जो उसके काम को समझती है, जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल उसके साथ मैच होता है, जिसको पता है कि यार इसकी चैलेंजेस क्या क्या है ना, इन्होंने कल का दिन कितने सारी प्रॉब्लम्स आई, तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी और इन्होंने कैसे फेस की। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन इंसान को जहाँ मिलता है, जहाँ पर उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरी चीज़ें, मेरी सोच, मेरे आइडियाज़ किसी इंसान से मैच करते हैं, उस वजह से भी वो अफेयर करता है एक्स्ट्रा। राइट, और वाइफ भी ये करेगी, फीमेल भी करती है, क्योंकि फीमेल है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसका हस्बैंड उसको समझ ही रहा है। फीमेल के लेवल पे जाके उसके तरीके से सोचने वाले या उसके तरीके से चीज़ों को देखने वाले लोग जो हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर का। इसलिए ये भी ज़रूरी है, हम जिससे शादी कर रहे हैं, लड़कियां कई बार ऐसा करती है ना, कि उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए जो उनसे भी कहीं गुना ज़्यादा कैपेबल है, कहीं गुना ज़्यादा अच्छा कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, या बहुत अच्छा IIT IIM से पढ़ा है, ये वो भाई मिल जाएगा, हो सकता है आपको, आप अच्छे दिख रहे हो और सब कुछ हो रहा है तो। बट इंटेलेक्चुअली अगर आप उसको मैच नहीं कर पाए ना, तो फिर झगड़े होंगे और फिर लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। झगड़े क्या, वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं समझेगा, उसको ऐसा लगेगा यार ये लाइफ में बस घर संभालने के लिए है ना। वो आपको वैसा नहीं समझेगा, मतलब आपको एक पार्टनर की तरह नहीं देखेगा। ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए हो सकता है उसका अट्रैक्शन दूसरे लोगों की तरफ चले जाए। तो आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ रिलेशनशिप बनानी इंपॉर्टेंट है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम उतने स्मार्ट नहीं है जितना हमारा पार्टनर है, तो आपको अपनी स्मार्टनेस बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये लेके बैठे रहना कि ये गलत है, ये लॉयल्टी है, ये है, वो है, ये सब बातें सही है, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है बट एक ह्यूमन नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको वैसा बनना चाहिए। आपको अपने हस्बैंड की या अपनी वाइफ की प्रॉब्लम्स, उसके इश्यूज़, या वो क्या फेस करते हैं, वो कैसे चीज़ें कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं, बहुत सारे कपल्स की एक दूसरे की प्रोफेशनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेते और वो ये रूल बना लेते हैं कि घर के अंदर अपन काम की बातें नहीं करेंगे। उनको ऐसा लगता है वो स्मार्ट है, घर के अंदर हम सिर्फ घर की बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ बिजनेस और वो सब नहीं, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, तुम भी परेशान रहती है। भाई साहब ज़रूरी है, उसके स्ट्रेस, उसके जीवन में क्या स्ट्रेस चल रहा है आपको पता होना चाहिए, उसका काम कैसा है आपको पता होना चाहिए, कम से कम वो डिस्कस कर सके उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। नहीं तो उसके लिए एक अलग मेंटोर ढूंढ लेगी वो। सही बात है, किसी और को स्ट्रेस पता चल गया तो ले जाएगा हल सोल्यूशन बता के ले जाएगा, ऐसे ही ले भी जा रहे हैं, यही हो रहा होगा। तो आपने एक दूसरे के जीवन में जो जो चीज़ें चल रही है
वो जानना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल इंटरेस्ट लेना चाहिए ऑफ कोर्स। और एक और चीज़ हम बताते हैं कि एक रिलेशनशिप एसेंशियल्स मैं पढ़ाता हूँ अपने कोर्सेज में, तो उसमें एक पॉइंट आता है कि प्रे टुगेदर मैं बोलता हूँ कपल्स को। प्रे टुगेदर से मेरा मतलब ये है कि आपको प्रार्थना साथ में करनी है। इससे मेरा मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पार्टनर ईश्वर से क्या मांगता है ना, उसकी प्रार्थनाओं में क्या है, वो क्या चाहता है कि भगवान उसे क्या दे दे, वो क्या हासिल करना चाहता है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आप ज़िंदगी में उसको कुछ दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, बट उस एक चीज़ में आपको हमेशा उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, ठीक है, कि ये काम, ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है ना, ये पूरा करने में तो मैं इसके साथ हूँ, इसको मदद करूँगा। अब लोगों की एम्बिशंस जो है, उनकी प्रार्थनाएं जो है अपने करियर को लेके, फ्यूचर को लेके है, तो आप उसके करियर और फ्यूचर को लेके उसको सपोर्ट करो, तब आप एक रियल कंपेनियन हुए ना। बट लोग क्या कह रहे हैं कि हम काम की बात नहीं करेंगे, तो भाई साहब क्या बात करोगे फिर? क्या बात है लेके आओगे? भाई एक मेजर इशू आजकल ये भी फेस करते हैं लोग, ओवर थिंकिंग जिसको कह लो, या फिर ओवर थिंकिंग में कुछ भी सोचना, पुरानी चीज़ें आगे लाना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है लोगों का। ये तो है। तो इसको कैसे टैकल करें, लड़कियां कैसे करें, लड़के कैसे करें, थोड़ा बताओ। इसके लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो हमेशा हम लोग बात करते हैं वो ये कि यार इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम अपने इमोशंस को रेगुलेट ही नहीं कर पाते, हम अपने इमोशंस को हैंडल ही नहीं कर पाते। हम बार बार, जो ओवर थिंकर है वो प्रेजेंट में कम जीता है, वो बार बार या तो पास्ट में स्विच कर लेगा या फ्यूचर में स्विच कर लेगा, वो वहीं रहता है, ठीक है। तो उसको इतनी सेल्फ अवेयरनेस चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार वहाँ क्यों जा रहा हूँ। और जब मैं जा रहा हूँ और आपको अवेयरनेस आ जाए तो आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करते आना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना है तो मुझे क्या करना है। तो इमोशंस को रेगुलेट करने का तरीका क्या होता है? मान लीजिए आप अभी अच्छा नहीं फील कर रहे, तो आपका गोल क्या है कि मैं अच्छा फील करूँ। अगर आपका गोल है मैं अच्छा फील करूँ तो आप क्या करोगे बताइए? ध्यान भटकाऊंगा, कुछ और, कुछ इंटरेस्टिंग करूँगा, चाय बना के पी लोगे, आप कुछ मोबाइल में देखने लगोगे, आप किसी फ्रेंड को कॉल करोगे, मिलने जाओगे, कुछ मूवी देखोगे, किसी से मिल के बातचीत करोगे, फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, है ना, ये सब चीज़ें करोगे ना। तो ये होता है इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है। तो हमको ये चीज़ें करनी चाहिए। हमको पता है कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, तो बैठ के सोचते क्यों रहते हो? इतनी अवेयरनेस तो रखो कि अभी मैं यही काम कर रहा हूँ और अभी मुझे अपने आप के इमोशन को थोड़ा सा रेगुलेट कर लेना चाहिए, अपने आप को थोड़ा स्विच करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होती है। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत जगह सेमिनार्स वगैरह करने अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाता हूँ और ये क्वेश्चन आता ही है। एक बार एक लेडी है, वो खड़े होकर पूछ रही है कि सर मैं ओवर थिंकर हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो बोलती 43। मैंने कहा 43 साल की उम्र आपकी हो चुकी है और आपको पता है आप ओवर थिंकर हो। पहले तो ये बताइए कि ये सवाल आपने आज के पहले कितने लोगों को और पूछा ही होगा। ऐसा थोड़ी कि आज उसको पता लगेगा ओवर थिंकर है, उसने 50 ही लोगों से यही पूछा होगा। बट 50 ही लोगों ने जो बोला होगा ना, किया कुछ नहीं होगा। लोग अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं बट उस पर काम करने के लिए मोटिवेटेड भी नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए तो सबको पता है क्या करना चाहिए, पर करता कहाँ इंसान। ये वैसी ही बात है कि यार फिट रहने के लिए क्या करना है सबको पता है, पर कौन जा रहा है और कौन फिट रह रहा है थोड़ा वैसा है। तो ओवर थिंकिंग कोई उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, वो मैनेजेबल है, वो चीज़ हो सकती है। बट लोग इमोशनली स्मार्ट नहीं है तो वो बैठ के इतना भी नहीं सोच पाते यार कि ये गोल है तो चलो लेट्स डू इट। लोग नहीं करते। भाई आप ऐसे केस भी से भी डील करते हो, जैसे एक तो पार्टनर्स के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, इस चक्कर में उनकी लड़ाइयाँ हो रही है, तो आपके पास केसेस आ ही रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है कि और फैमिली मेम्बर्स की वजह से कपल में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, फिर उनकी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहे हैं, इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, दे एंड अप ब्रेकिंग अप, ऐसा कुछ ये ऐसा भी चल रहा है आजकल मार्केट में। बहुत आता है। तो उस केस में आप कैसे गाइड करते हो कि क्योंकि इंडिया में तो भाई फैमिलीज इन्वॉल्व होती ही हैं और रहना भी पड़ता है लड़की को जाके दूसरे की फैमिली में मोस्टली। तो फैमिली का एक कपल के साथ में होना फ़ायदा और नुकसान दोनों देता है, उसके बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। क्योंकि एक कपल जब बाहर, आप सोचिए कि नोएडा में मान लीजिए कोई इंदौर का कपल आके रह रहा है, तो वो सोशली आइसोलेट हो चुका है। उसके दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, सारे लोग तो उधर बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे 2 लोग रह रहे हैं, सिर्फ दोनों जॉब कर रहे हैं, एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पा रहे। तो व्यक्ति सोशली आइसोलेटेड जब होता है ना, तो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही। उससे ज़रूरत है कि वो बात करे, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहे, ठीक है, वो लोगों से मिले जुले, अपनी चीज़ें शेयर करे, वो ये सब कर नहीं पाता है। तो उसके अंदर 10 अलग अलग फितूर आते हैं। बट आप देखिए वही कपल अगर किसी फैमिली के साथ रह रहा है, तो आप अपने घर में लोगों को पसंद करें या ना करें, बट लोगों के होने से क्या होता है ना, कम्युनिकेशन चलता रहता है बातें चलती रहती है, डिस्कशन चलते रहते हैं, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, तो आपको ना अच्छा फील होता है, आपके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है। आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो 4 लोग उधर होते हैं, तेरी तबीयत अब कैसी है, अब कैसा लग रहा है, आपको पूछने वाले लोग हैं। आपका बच्चा हो गया तो आपको बच्चों को संभालने के लिए आपके इन-लॉज हेल्प नहीं करेंगे कितनी बड़ी चीज़ है, एक बच्चे को अकेले संभालना बहुत बड़ा टास्क है एक वर्किंग लेडी के लिए, ठीक है, लोग हेल्प करते हैं। तो फैमिली का होना इज़ गुड।
बट क्या होता है कि फैमिलीज़ को भी नहीं समझ में आता है कि हमको अपनी बाउंड्रीज़ कितनी रखनी है, और कपल्स भी नहीं समझ पाते कि हमको फैमिली को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है अपने इस पूरे सिस्टम में। अब हस्बैंड ये करता है कि वाइफ की और उसकी मदर इन लॉ की अगर बीच में प्रॉब्लम्स है तो वो यूँ कह के छोड़ देता है कि यार ये तुम निपटो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। जबकि बहुत सिंपल फंडा है कि मुझे मेरे घर में मेरे वाइफ और मेरे पेरेंट्स के बीच में ब्रिज का काम करना है, और मेरे वाइफ के घर में उसके पेरेंट्स और मेरे बीच में मेरी वाइफ को ब्रिज का काम करना है राइट। तो वो जब चीज़ बनी रहती है ना तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक ठाक रहती है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब सबको अपने अपने हाल पे आपने छोड़ दिया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।